हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल के बारे में, जो कि वेक्टर कैलकुलस के वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर आता है। अभी तक हम वेक्टर डिफरेंशिएशन को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्टडी करा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स को स्टडी करा है और डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन को भी स्टडी करा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से हमारे वेक्टर इंटीग्रेशन के टॉपिक को, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। लाइन इंटीग्रल मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी का टोटल निकालते हैं किसी पाथ के अलावा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल को डिनोट कैसे करते हैं। लाइन इंटीग्रल का जो हम डिनोट करते हैं उसको हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा देन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा सिंबल होता है लाइन इंटीग्रल का, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सी हमारे पास में क्या, जो हमारी लिमिट होगी एफ वेक्टर एंड डी आर वेक्टर, इन दोनों का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि एफ वेक्टर हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर जो एफ वेक्टर है ये ऑलरेडी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा है। एफ वेक्टर क्या होता है, जब हमने क्या सीखा था, डाइवर्जेंस एंड कर्ल की बात करी थी, उसमें भी हमने एफ वेक्टर क्या होता है इसको देखा था। एफ वेक्टर हमारा क्या था, F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। ठीक है, यहाँ पर F कैप जो हमारा F वेक्टर है वो क्या है, एक वेक्टर फील्ड है कोई सी, जिसको हम कैसे लिखते हैं, F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखो, R वेक्टर हमारे पास में क्या होता है, X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर होता है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डी आर चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इस आर कैप्टर का जब हम डी आर निकालेंगे तो वो यही होगा। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर चाहिए। मीन्स एफ वेक्टर और डी आर का क्या चाहिए, हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ठीक है, हम एफ वेक्टर डॉट डी आर निकाल लेते हैं। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें पता है कैसे करते हैं, आई कैप वालों के साथ में जो भी हमारा मैग्नीट्यूड्स होते हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास में F1 है, तो ये F1 और यहाँ पर है dx, देन जे कैप वालों करेंगे तो F2 और dy, तो प्लस F2 dy प्लस यहाँ पर के कैप का करेंगे तो दिस विल बी F3 एंड dx, F3 एंड dz। तो यहाँ से हमारा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हमारे पास में ये आ रहा है, तो F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास में लाइन इंटीग्रल का। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन है। ठीक है, और हम उसे किस वेरिएबल्स के, तीन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे वो हमें ऐसी लिमिट लेनी होगी जिसमें हमारे पास में ये वाला जो हमारा फंक्शन होगा, पूरा जो इंटीग्रल होगा वो एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इनको हमें एक कोई वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आगे उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल अब आप इतना याद रखो कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो dx है, dy है, dz है, तीन वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें इस पूरे इंटीग्रल को एक सिंगल वेरिएबल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो हमारा क्वेश्चन होता है लाइन इंटीग्रल का तीन टाइप से आ सकता है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। पहले में तो आपको या तो डायरेक्टली बोल दे वो कि आपका जो है इवैल्यूएट करो लाइन इंटीग्रल, तो या तो आपको डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन आ जाएगा, या सेकेंड टाइप आपका हो सकता है या तो आपको ये फॉर्मूला आ जाए, इंटीग्रेट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इवैल्यूएट करो। ठीक है, तो सेकेंड टाइप होता है आपका वो इस टाइप से आ सकता है।
अब थर्ड एक और चीज होती है, या तो आपको आपके क्वेश्चन में बोल सकता है इवेल्युएट या फाइंड द वर्क डन, ठीक है, फाइंड वर्क डन। अगर इस टाइप से भी आपको लिखा है कि आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो भी आपको क्या करना है, उसमें लाइन इंटीग्रल का ही यूज करना है, ठीक है, क्लियर है। हम इतने का आप इसको पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ force field F vector is equals to 3x square I cap plus 2xz minus yj cap plus z3 cap along the curve x square is equals to 4y and 3x cube equals to 8z from x equals to 0 to x equals to 2। नाउ सी, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करना है मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल को फाइंड करना है, ठीक है। इन मूविंग अ फोर्स फील्ड एफ वेक्टर हमारे पास में गिवन है, ठीक है, एफ वेक्टर दे रखा है अलोंग द कर्व। अलोंग मैंने आपको बताया लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल वो होता है जो किसी भी क्वांटिटी का क्या फाइंड करता है, टोटल फाइंड करता है अलोंग एनी पाथ, ठीक है। तो ये अलोंग द कर्व करके हमारे पास में दो इक्वेशंस गिवन है, दो हमारे पास में कर्व है और x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 की हमें लिमिट्स दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, हमारा जो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, ठीक है। ये हमारे पास में हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में f1 f2 f3 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, हमारे पास में i कैप के साथ में जो है वो f1 हो जाएगा, j कैप के साथ में जो है वो f2 हो जाएगा और जो z के साथ में वो क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में f1 f2 f3 आ गए। अब हमें लिमिट क्या चाहिए, देखो लिमिट हमारे पास में x के टर्म में उन्हें क्या दे रखी है, x इक्वल टू 0 से 2 की लिमिट दे रखी है। तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरे को dx के पे कन्वर्ट कर दो, dx में कन्वर्ट कर देंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमारे पास में दो कर्व की इक्वेशंस दे रखी है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। ये दो कर्व की इक्वेशंस है, यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, y को x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और यहाँ से हम z को लिख लेते हैं 3x क्यूब अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक dx है तो वो तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x की लिमिट्स है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में dy by dx होगा and this will be 2x upon 4, clear, and this will be 1 and 2। अब ये यहाँ से dy फाइंड कर लेते हैं, तो dy हमारे पास में क्या आ जाएगा, x dx upon 2, ठीक है, x by 2 dx। नाउ इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dz upon dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 8। अब dx को इधर ले जाएंगे तो dz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 by 8 x स्क्वायर एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y भी हमारे dy जो है वो भी हमारे पास में dx के टर्म में रिप्लेस हो गया और जो dz है वो भी हमारे पास में dx में आ गया, ठीक है। अब हम dy की जगह पर इसको लिख सकते हैं और dx की जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो दोनों हमारे पास में dx में आ गए, ये ऑलरेडी dx में है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। नाउ ये वाली जो वैल्यूज है इनको हम लिख लेते हैं। पहले f1 क्या है हमारे पास में, देखो 3x स्क्वायर, f2 क्या है हमारे पास में 2xz माइनस y और f3 क्या है हमारे पास z है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर हमारे पास में क्या, देखो y और z की वैल्यूज यहाँ पर दोनों की है, यहाँ पर y की वैल्यू ये रही और z की वैल्यूज ये रही, तो इनको भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर जो 3x स्क्वायर है x की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। f2 में हमारे पास में यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 2x, x की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज z क्या है हमारे पास में 3x क्यूब
अपॉन 8, ठीक है। एंड y क्या है हमारे पास में, y है हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। यहाँ से ये 1 एंड दिस विल बी 4, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। नाउ यहाँ पर z है हमारे पास में, तो z की जगह पर क्या आ जाएगा 3x क्यूब अपॉन 8, ठीक है। क्लियर है इतना। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा, कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y और z की वैल्यूज थी, क्योंकि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना एक तरह से। नाउ अब हमारा जो वैल्यूज आ गई है उसको हमारे फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन लिमिट हो गई हमारे पास में 0 से 2 की। f1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3x स्क्वायर, नाउ प्लस f2 है हमारे पास में, ये रहा, दिस विल बी 3x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4, देन प्लस, सॉरी यहाँ पर हमने इनको नहीं लिखा, एक काम करते हैं, यहाँ पर dx आएगा, dy की जगह पर भी क्या आएगा, dy की जगह पर हमारे पास में x/2 dx आएगा ना, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखना होगा। ये f2 है हमारे पास में, dy हमारे पास में ये रहा x/2 dx, तो इसको हम x/2 dx लिख लेते हैं, प्लस f3 हमारे पास में है 3x क्यूब बाय 8, 3x क्यूब बाय 8 एंड dz की वैल्यू ये रही 9/8 x स्क्वायर dx, 9/8 x स्क्वायर एंड dx। नाउ यहाँ पर भी इसको dx लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है dx। क्लियर है इतना। ना इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या करा, यहाँ पर जितनी भी हमारी f1 f2 f3 की जो भी वैल्यूज थी उनको रख लिया। f2 हमारे पास में क्या था 3x की पावर अपॉन 4 माइनस ये यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 4, z की वैल्यू भी हमने यहाँ से रख ली, और dx और सॉरी dy एंड dz की वैल्यूज रख ली, dx हमने एज इट इज रहने दिया। पूरी जो टर्म्स है हमारे पास में कहीं में कन्वर्ट हो गई, x के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। अब इसे हम ऑब्वियसली हमारा जो x की लिमिट क्या थी 0 से 2 थी, जब x की लिमिट्स भी आएगी x की टर्म्स भी आ गई, तो हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम 0 से 2, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है। dx को हम एक काम करते हैं कॉमन में ले लेते हैं पीछे, 3x स्क्वायर प्लस x/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 3x टू द पावर 5 अपॉन 4 2 विल बी 8 माइनस x टू द पावर 3 अपॉन 4 2 इज 8। नाउ प्लस ये क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 इज 27, x की पावर कितना आ जाएगा 5 अपॉन 8 8 इज 64, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा dx। क्लियर, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ यहाँ पर एक काम करना है, इसका x की पावर 5 x की पावर 5 है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो हमारे पास में ये क्या आएगा हमारा एलसीएम, इसका आएगा एलसीएम 64। नाउ 8 8 होता है 64, तो 8 3 इज 24, 24 x टू द पावर 5 को एक काम कर लेते हैं कॉमन में ले लेते हैं, दोनों में x टू द पावर 5 तो 24 प्लस 27 ब्रैकेट x टू द पावर 5, और यहाँ पर क्या बच रहा है सिर्फ x टू द पावर 3, सॉरी ये माइनस में है, ठीक है, माइनस x टू द पावर 3 अपॉन 8 एंड दिस इज dx, ठीक है। अभी हमारे पास में इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा 0 से 2 3x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 7 इज, देखो ये 24 प्लस 27 7 प्लस 4 इज 11 and this will be 4 and 5, this will be 51, so 51 upon 64 x to the power 5 minus x to the power 3 upon 8। now अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, this will be इंटीग्रेट 0 से 2, ये क्या हो जाएगा 3x to the power 3 upon 3, ठीक है, and now this will be 51 upon 64 x to the power 6 upon 6 माइनस 1/8 x टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से हट जाएगा, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से 2 की, ठीक है। अब ना यहाँ से देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया,
यहाँ पर हमारे पास में और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वैल्यूज को हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर करेंगे तो लोअर लिमिट तो हमारे पास में 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपर लिमिट को लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 51 2 की पावर 6 अपॉन 6, दिस इज 64 माइनस 1/8 2 की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 और 64, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, तो ये यहाँ से हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 8 4 सा कितना हो जाएगा हमारे पास में 32। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 32। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 51 अपॉन 6, 2 की पावर 3 हमारे पास में कितना होता है, इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज 8। नाउ माइनस 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 अपॉन 32, ये कितने टाइम्स आएगा 1 and 2। इसको यहाँ पर हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 है तो यहाँ पर आएगा 6 ना, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 48। ठीक है, 8 6 is 48 प्लस 51 and this is 2, then this will be minus का 3। now this is 48 minus 3 is 45 and 45 plus 51 is 96 and 96 upon 6। ठीक है, 96 अपॉन 6 ये हमारे पास में कैंसिल होगा 16 टाइम्स, तो ये हमारे पास में देखो जो इसका आंसर आ रहा है ये 1 एंड दिस इज 16। तो हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास में 16। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो कितना आ रहा है 16। ठीक है, 16 इज द वर्क डन। ठीक है, क्लियर है इतना, यहाँ पर भी लिख लेते हैं हमारा वर्क डन क्या है 16। क्लियर है इतना, यहाँ पर हमने क्या करा देखो एक बार और समझते हैं। एफ वेक्टर हमारे पास में क्या होता है, एफ आर जो हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला था पहले हमने वो लिख लिया, फिर उसके बाद में जो तो हमारे पास में कर्व थी उसको हमने इस तरह से लिखा, वहां से हमने y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाली और उनको x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि लिमिट हमारे पास में क्या दे रखी थी x की दे रखी थी, तो हमें हमारा पूरा इंटीग्रल जो था उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो हमने क्या करा y को और z को भी क्या कर दिया dx के साथ डिफरेंशिएट कर दिया और उसको dx की वैल्यूज को निकाल लिया। ठीक है, तो dy हमारा dx में हो गया, dz भी हमारे पास में क्या हो गया dx में हो गया, फिर बस वहां से हमने हमारी सारी वैल्यूज को रख दिया, सॉल्व कर दिया, वहां से हमारा वर्क डन कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेट f vector dot dr vector where f vector is equals to minus by I cap plus x j cap, where c is the quarter circle of x square plus y square is equals to a square from a equals to 0 to 0 comma a in the counter clockwise डायरेक्शन। हाँ, अब यहाँ पर देखो हमारे पास में हमें ये फाइंड करना है वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर मीन्स लाइन इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। वेक्टर की हमारे पास में वैल्यू गिवन है, बोला क्वार्टर सर्कल है इसका। ठीक है, क्वार्टर सर्कल बोला है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी हमारी पहले वाली वीडियोस में सीखा है कि जब भी हमारे पास में कोई कर्व शेप होता है तो उसको हम कार्टेशियन से नहीं सॉल्व कर अगर पोलर से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो इजी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो अगर हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, x हमें पता है, जब हम x को कन्वर्ट करते हैं कोऑर्डिनेट में पोलर कोऑर्डिनेट में तो ये क्या होता है, x होता है हमारे पास में r cos थीटा। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल की इक्वेशन में भी अगर हम देखें तो r x क्या होता है हमारे पास में r cos थीटा होता है और y क्या होता है हमारे पास में r sin थीटा।
ठीक है। अगर यहाँ पर भी अगर हम इसको रखते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर रखेंगे और यहाँ से फिर अगर आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी मिलेगी, उसमें हमें ए स्क्वायर ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ना। देखो क्वार्टर सर्कल बोला है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल मतलब ये वाला, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स भी उन्होंने दे रखे हैं 1,0, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारे पास में 1,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,a, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉइंट्स गिवन है, मतलब ये वाले सर्कल की, ये वाले क्वार्टर सर्कल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में लिमिट क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 से π/2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पर एंगल। तो हमारे पास में थीटा क्या हो जाएगा, 0 से π/2 का। क्लियर। अब ना हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट जी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 dx प्लस F2 dy, ठीक है। दो ही हमारे पास में आई कैप और जी कैप, तो हम यहाँ पर दो ही लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में dx और dy है, लिमिट हम ले रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना होगा, ये वाली जो हमारे पास में x और y की वैल्यूज है इसको हम कहीं में कन्वर्ट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू r cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस है साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में r, और साइन थीटा का होता है cos थीटा, ठीक है। थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो dx हमारे पास आ रहा है माइनस r साइन थीटा डी थीटा, और dy आ रहा है r cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में dx dy भी कहीं में आ गए, थीटा के रिस्पेक्ट में आ गए। नाउ अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम इसको पुट कर लेते हैं। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम, लिमिट 0 से π/2 की इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस वाई आई कैप है, ठीक है, माइनस वाई है वहां पर F1 की वैल्यू, अब y है तो माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस r साइन थीटा। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, dx की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो माइनस r साइन थीटा है डी थीटा। नाउ प्लस x, हमारे पास F2 क्या है, x, यहाँ पर हमें चाहिए F2 की वैल्यू रही x क्या ये रहा r cos थीटा। नाउ क्या है हमें ये रहा dy की वैल्यू ये रही r cos थीटा है डी थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस साइन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, r का स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगेन r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, डी थीटा हमारे पास में आ गया बाहर। ना यहाँ से आप r स्क्वायर को बाहर कॉमन में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है, कितना होता है, 1 होता है। नाउ इंटीग्रेशन 0 से π/2 r स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या बचेगा, डी थीटा। क्लियर। देन यहाँ से r स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसे हम बाहर ले लेते हैं, तो r स्क्वायर 0 से π/2 डी थीटा यहाँ पर 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा π/2 एंड 0, देन r स्क्वायर अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0, दिस विल बी π/2 r स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतना, ये आ जाएगा हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसका जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा वो कितना आ रहा है, π/2 r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, a स्क्वायर है, ठीक है, मींस r की जगह पर इन्होंने क्या दे रखा है, a स्क्वायर दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर a cos थीटा a sin थीटा भी ले लो, हमने इसको r से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, पाई r स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर a लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, तो उसको हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने r ले लिया है, क्वेश्चन में एक्चुअली में यहाँ पर a स्क्वायर गिवन था, तो हमें वैसे तो a लेना चाहिए था, बट इट्स ओके, हमने
ले लो, वैसे भी वो कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। फाइंड f vector dot dr vector for f vector is equals to 3x square I cap plus 2x z minus y g cap plus z k cap along the straight line joining 0 0 0 and 2 1 3। ना अब यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमारा लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। एफ वेक्टर की हमारे पास में वैल्यू गिवन है। अब वो किसके अलावा हमें फाइंड करना है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सॉरी लाइन की हमारे पास में क्या दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, पहले हमारे पास में हमारी इक्वेशन को बना लेंगे। तो एफ वेक्टर क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई जी कैप प्लस z की कैप। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या है हमारे पास में, 0 0 0 और 2 1 3। इसको हम x1 y1 और z1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 और z2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो हमें पता है। लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है ना, वैल्यूज को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, इसको हम ले लेते हैं x1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 अपॉन x2 क्या है 2 माइनस 0 y1 क्या है हमारे पास में 0 y2 है 1 माइनस यहाँ पर 0 z माइनस क्या हो जाएगा z1 हमारे पास में 0 अपॉन 3 माइनस 0। दिस इज x by 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारे पास में लाइन, इसको हम एक वेरिएबल t के अलाउंग क्या कर लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये भी इक्वल्स टू t हो जाएगा, ये भी इक्वल्स टू t हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से हमारे पास में x इक्वल्स टू क्या हो गया 2t, y इक्वल्स टू t and z इक्वल्स टू 3t। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हमारे पास में क्या आएगी, जो हमारे पास में dx dy और dz होते हैं उनको हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में इजी होगा। देखो तीनों में हमारे पास में t dt है, तो हम t की लिमिट्स निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, dx dy और dz की वैल्यूज को t के अलावा t के साथ में क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसको क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 y अपॉन dt हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी dy इक्वल्स टू dt हो जाएगा। यहाँ से देखो dx कितना आ रहा है हमारे पास में 2dt, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में dz अपॉन dt इक्वल्स टू 3 एंड dz इज इक्वल्स टू 3dt। ठीक है, क्लियर, dx की वैल्यू आ गई, dy की आ गई और dz की आ गई ना। अब हमारे पास में जो हमारा इंटीग्रल का फॉर्मूला है उसको रख लेते हैं। एक काम करते हैं, उसके पहले हम हमारी लिमिट को भी निकाल लेते हैं। अब लिमिट हम किसके उससे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में x भी है, y भी है और z भी है। हम तीनों में ही ट्रक का t की वैल्यूज को, t की लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। बट हम किसी से भी कर लो, x के साथ कर लो, y के साथ कर लो, z के साथ कर लो, किसी भी से कर लो। हम यहाँ पर x के साथ ले लेते हैं। अगर हम x के साथ में लेंगे तो पॉइंट कौन से लेंगे, हम 0 और 2 को लेंगे। अगर आप y के साथ करना चाहो तो आप 0 और 1 ले लो, और z के साथ करना चाहो तो 0 और 3 ले लो। हम x के साथ में करते हैं, तो जहां पर हमारे पास में x इक्वल्स टू 0 को रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, और when x को जब हम 2 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, वो हम कहां से निकाल लेते हैं, यहाँ से। देखो जब x को हम 0 रखेंगे तो t हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो ये भी हमारे पास में 0 हो जाएगा ना। x को जब अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ से आएगा, 2 इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में t की लिमिट्स आ गई है। जो हमारा इंटीग्रल होता है उसको हम रख देते हैं 0 से 1 f vector dot dr vector is equals to f1 dx plus f2 dx, सॉरी f2 dy रहता है यहाँ पर
f3dz। नाउ हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1। f1 की वैल्यू ये रही, f2 की वैल्यू ये रही और f3 की वैल्यू वो रही। वहां पर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को हमने वैल्यूज को निकाला है ना, उनको भी उसमें पुट कर देंगे। हमारे पहले तो इसको लिख लेते हैं एज इट इज 3x² dx। dx की जगह पर हम यहाँ लिख लेते हैं इसको dx। हमने क्या निकाला 2dt, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2dt प्लस f2 है हमारे पास में 2xz माइनस y और dy हमारे पास में है dt के बराबर प्लस f3 हमारे पास में z और dz की वैल्यू है 3dt। नाउ अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 से 1 3। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, आ रही है हमारे पास में 2t के बराबर में, तो ये हमारे पास में 2t का स्क्वायर और 2dt एज इट इज रहने दो प्लस नाउ 2 x की वैल्यू क्या है हमने अभी लिखी 2t, z की वैल्यू क्या है 3t, ये हमारे पास में 3t आ गया माइनस y की वैल्यू कितनी है t, तो ये t एंड दिस इज dt प्लस z की वैल्यू क्या है 3t एंड 3dt। ना इसे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये क्या हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 is 12 and 12 2 is 24, so this is 24t square dt plus 2 2 is 4, 4 3 is 12, तो 12t एक ये रहा माइनस यहाँ पर t है और इसके साथ में हमारे पास dt प्लस 3 3 is 9t dt। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे dt को कॉमन में ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 24t स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर माइनस t प्लस 90। ये t से यहाँ पर देखो इसको dt ना, अब यहाँ पर देखो माइनस t और प्लस 90 है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, तो 0 से 1 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 36। ठीक है, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 4 प्लस 2 इज 6। 36t स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 1 इज 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8t एंड दिस इज dt। नाउ चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 36 t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 8 t की पावर 2 अपॉन 2, ये 1 और ये 4, ये 1 एंड दिस इज 1 एंड 2। नाउ ये यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास में, लिमिट भी हम लगाते हैं 0 से 1 की, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2t की पावर 3 प्लस 4t की पावर 2, 0 एंड 1। ये यहाँ पर हमारे पास में 12 है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लिख रखा है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 12। ना हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही है, तो ये 12 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। ना 12 प्लस 4 इज 16, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 16। हमारा लाइन इंटीग्रल क्या इज इक्वल्स टू 16 के बराबर। ठीक है, इजी था। यहाँ पर भी हमने क्या करा, स्ट्रेट लाइनिंग के अलावा हमें फाइंड करना था, तो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स थे, हमने उससे क्या करा x y और z की वैल्यूज को निकाल लिया, उनको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमने क्या करा t की लिमिट्स को निकाल कर उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको भी नोट डाउन कर लो ना। तो आज की क्लास में हमने वेक्टर इंटीग्रेशन का फर्स्ट टॉपिक दैट इज लाइन इंटीग्रल को स्टडी करा, उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।